हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा घर केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम सभी कोशिकांगों के बारे में, ये जंतु कोशिका जो है इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। हम ये जो क्लास कक्षा 9वीं का, ठीक है, ये एनसीईआरटी से संबंधित जो विषय है कोशिका जीवन की मौलिक इकाई से संबंधित, आप इसमें हम बात करेंगे आज, ठीक है। अंतर्द्रव्य जालिका के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस कर दिए, ठीक है। और आगे वाले वीडियो आपको फिर नेक्स्ट मिलेंगे, ठीक है। ये पार्ट 3 है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो आप इस चित्र को देख पा रहे हैं। इस चित्र क्या दिखाई दे रहा है? ये चित्र जंतु कोशिका का है, ठीक है। ये जंतु कोशिका का चित्र है, ठीक है। इसमें से चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, केंद्रक, क्रोमेटिड जालिका, दानेदार जालिका, राइबोसोम, केंद्रिका झिल्ली, केंद्रक छिद्र, केंद्रिका, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, गोल्जी उपकरण, ठीक है। तो इसमें बात करेंगे। तो अंतर्द्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जंतु एवं पादप कोशिकाओं के कोशिका में अत्यंत सूक्ष्म एवं शाखीन, झिल्लीदार, अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है, ठीक है। इस जाल को अंतर्द्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये लाइसोप्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। लाइसोप्रोटीन की बनी होती है और कोशिकाओं में समांतर नलिकाओं के रूप में फैला रहता है। कोशिकाओं में इनका विस्तार कभी कभी केंद्रक की बाह्य झिल्ली से प्लाज्मा झिल्ली तक होती है। तो हम आज पढ़ेंगे ये जो अंतर्द्रव्य जालिकाएं होती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? ये यहाँ पर दिखाए गए हैं, ठीक है। अंतर्द्रव्य जालिका चिकनी अंतर्द्रव्य जालिकाएं, ठीक है। और दूसरा जो है दानेदार अंतर्द्रव्य जालिकाएं। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और इसके बारे में हम दानेदार वाला है, ठीक है। दोनों के बारे में पढ़ेंगे आज। तो अंतर्द्रव्य जालिका यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक यानी शॉर्ट में बोलता है ER, क्या बोलता है? ER, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये जंतु एवं पादप कोशिकाओं के कोशिकांग में अत्यंत सूक्ष्म एवं शाखीन, झिल्लीदार, अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है, ठीक है। ये क्या होता है? देखिए, अब देख पा रहे हैं ये चिकनी अंतर्द्रव्य जालिकाएं जो है ये शाखीन एवं क्या होता है? ये नलिकाएं घना जाल होता है और इस जालिकाओं को अंतर्द्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। ये जो जानते हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे ये जो चिकनी, इसमें जो कभी कभी है ना, और ये समांतर नलिकाओं के रूप में फैली रहती हैं और ये कोशिकाएं, इनका बिस्तर कभी कभी केंद्रक बाह्य झिल्ली से प्लाज्मा झिल्ली की होती है, ठीक है। ये जैसे समांतर फैली रहती है, अब देख पा रहे हैं ये समांतर है, ठीक है, ये समांतर फैली है। तो कोशिकाओं में इनका बिस्तर कभी कभी बाह्य झिल्ली से होती है। तो इसीलिए अंतर्द्रव्य जालिकाएं 2 प्रकार की होती है। एक है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिकाएं, ठीक है, और दूसरा क्या है? खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिकाएं। इसको बोलता है ER, SER, और इसको बोलता है RER। SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, ठीक है। क्या बोलता है SER को? SER, S फॉर स्मूथ, E फॉर एंडोप्लाज्मिक, फिर रेटिकुलम, ठीक है। दूसरा होता है खुरदरी अंतर्द्रव्य प्रद्रव्य जालिकाएं, ठीक है, इसको बोलता है RER, ठीक है। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिकाएं जो चिकनी होती है, जबकि खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिकाएं की बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं, ठीक है। तो खुरदरी में क्या होता है हम जानते हैं। खुरदरी में उसमें राइबोसोम छोटे छोटे दाने होते हैं, देख पा रहे हैं आप, ये जो दाने छोटे छोटे दाने हैं ये खुरदरी वाला है, इसके ऊपर
राइबोसोम है। ठीक है, तो इसका कार्य क्या है? कार्य है अंतर्द्रव्य जालिका की झिल्ली नुमा नलिकाओं में तरल भाग द्रव्य भरा रहता है। ठीक है, उसमें क्या रहता है? तरल द्रव्य भरा रहता है, इसलिए ये कोशिका द्रव्य में पदार्थों मुख्यतः प्रोटीन का संचार करती है, अर्थात अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट की बात करें, इसमें क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है चिकनी वाला वसा एवं है ना कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है, मतलब कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण में भाग लेती है। कुछ वसा प्रोटीन के साथ मिलकर कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवाश्म उत्पन्न कहा जाता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं, जीवा उत्सर्जन कहते हैं। तीसरा पॉइंट है कोशिका द्रव्य को यांत्रिक सहायता प्रदान भी करती है। कौन? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, चौथा कार्य है कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट एवं केंद्रक झिल्ली के निर्माण में भाग लेती है। पांचवा कार्य है इसका कोशिरुकी यानी जंतु का एक वर्ग के कोशिकाओं में एसिआर विष तथा दवा का निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। नेक्स्ट है केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आनुवंशिक पदार्थों को जाने का पद बनाती है। नेक्स्ट है इसके कारण ही कोशिका का सतह क्षेत्र काफ़ी बढ़ जाता है। उसके बाद है RER। RER प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। ये जो RER है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आपको दिखा रहे हैं कि ये जो इसमें दानेदार है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये क्या करती है? ये प्रोटीन संश्लेषण करती है। ठीक है, अब आता है राइबोसोम, जो बोले दानेदार में रहते हैं। तो राइबोसोम क्या है? राइबोसोम एक ऐसे कण हैं जो केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में ही दिखाई पड़ते हैं। हम ये राइबोसोम को, ये दानेदार जो है राइबोसोम को अच्छे से हम देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यक पड़ेगी। ठीक है, ये अंतःप्रद्रव्य जालिका की झिल्लियों की सतह पर सटे होते हैं या फिर अकेले एवं गुच्छे में कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं। ऐसे राइबोसोम को जो गुच्छे में मिलते हैं पॉलीराइबोसोम यानी पॉलीसोम कहते हैं। यानी जो भी राइबोसोम गुच्छे के रूप में बहुत सारे एक साथ मिलेंगे उसको पॉलीसोम कहते हैं। ये रचनाएं प्रोटीन और आरएनए की बनी होती है। किससे बनी होती है? ये जो रचनाएं हैं पॉलीराइबोसोम प्रोटीन और आरएनए से बनी होती है। तो राइबोसोम का कार्य है राइबोसोम में ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है। याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है इसी से संबंधित। तो पूछ सकता है राइबोसोम में ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है। किसमें होता है? राइबोसोम में ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट है गोल्जी उपकरण यानी गोल्जिका के बारे में बात करेंगे। गोल्जी उपकरण ये भी एक कोशिकांग का अंग है, दिखाई दे रहा है को यहाँ गोल्जी उपकरण। कहाँ है गोल्जी उपकरण? ये है गोल्जी उपकरण। ठीक है, ये गोल्जी उपकरण इसकी एक को ऊपर एक जिसे रखा गया है, ये गोल्जी उपकरण है। तो उसके बारे में करेंगे। देखिए, इसको गोल्जी उपकरण या इसको बोलते हैं गोल्जिकाएं कहते हैं। सर्वप्रथम कैमिलो गोल्जी 1898 में जंतु कोशिका में गोल्जी उपकरण को देखा गया है। साधारणतः सूक्ष्मदर्शी में से देखने से यह मुड़ी हुई छड़ के गुच्छे के समान प्रतीत होता है। पादप कोशिका में ये कोशिका मुड़ी हुई छड़ के समान संरचना बनाकर बिखरे रहते हैं, जिन्हें है ना डिक्टियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम कहते हैं। गोल्जी उपकरण कुछ यूकेरियोटिक कोशिकाएं और स्तनधारी लाल दूधी कोशिकाएं, नीलहरी शैवाल है ना यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये चारों तरफ से झिल्ली से घिरी हुई अनेक समांतर नलिकाएं या चपटी कुंडिकाएं है ना कुंडिकाओं
या सिस्टनी के समूह की तरह होते हैं। कुंडिकाओं के सिरे छोटी छोटी पुटिकाएं और वेसिकल्स स्थित होते हैं। देख पा रहे हैं आप, ये क्या है, गोल्जी उपकरण की संरचना है। ठीक है, ये गोल्जी उपकरण की संरचना आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें क्या है, ये वेसिकल्स है, ये छोटे छोटे दाने जो ऊपर उभरा हुआ है ये वेसिकल्स है। सिस्टर्नी ये सारे हैं, मुड़ा हुआ जो भाग है ये दिख रहे हैं, ये सिस्टर्नी है, और रितिकाएँ ये सब है। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त नीचे की तरफ बड़ी बड़ी रितिकाएँ पाई जाती है। नीचे की तरफ बड़ी बड़ी ये रितिकाएँ सब देखने को मिल रहा है, ये पाई जाती है। ठीक है, गोल्जी काय की झिल्ली का संपर्क ईआर की झिल्ली से होता है। ये किससे संपर्क रहता है, ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये झिल्ली जुड़ा रहता है। ठीक है, आपको दिखाई देंगे ये जो गोल्जी उपकरण है ये किसके साथ जुड़ा रहता है, ये एंडोप्लाज्मिक ईआर के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, इसका कार्य क्या है, कार्य है ईआर संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैक कर कोशिकाओं के बाहर और अंदर विभिन्न क्षेत्र में भेजता है। इसका काम है कि ईआर में जो संश्लेषित पदार्थ होता है, एंडोप्लाज्मी में जो भी पदार्थ संचयन होता है उसको रूपांतरण चेंजिंग करता है और पैकेजिंग का काम करता है। ठीक है, पैकेजिंग मतलब पैक कर कोशिकाओं के बाहर और अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेजता है। मतलब किसी भी चीज़ को संश्लेषित करेगा और वहाँ पर संश्लेषित करने के बाद बनाएगा और तैयार करेगा, उसको पैकिंग करेगा, पैकिंग करने के बाद किसी भी पदार्थ को अंदर बाहर या अंदर लाता है। ठीक है, दूसरा काम है कोशिका का मुख्य श्रावण अंगक भी कहा जाता है। किसको, ये गोल्जी उपकरण को। गोल्जी उपकरण को क्या कहा जाता है, गोल्जी उपकरण का एक मुख्य श्रवण अंगक भी है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारा मतलब सेक्रेटरी यानी यहाँ से बहुत चीज़ श्रवण निकलते रहते हैं। फिर है लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम के निर्माण में मदद करता है। ये जो गोल्जी उपकरण है ये लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम के निर्माण में मदद करता है। कुछ परिस्थितियों में ये सामान्य शक्कर के जटिल शर्करा का निर्माण भी करते हैं। पांचवा पॉइंट है पादप कोशिका विभाजन के समय प्लेट बनने में सहायक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम भी एक अंगक है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यह बहुत सूक्ष्म कोशिकांग होती है, सूक्ष्म कोशिकांग होती है जिसे सर्वप्रथम 1958 में है ना क्रिश्चियन डी डबे ने देखा। छोटी छोटी पुटिकाओं के रूप में पाए जाते हैं जिनके चारों ओर एक पतली झिल्ली होती है। ठीक है, इसका आकार बहुत छोटा और थैली जैसी है, जिनके चारों ओर पतली झिल्ली होती है और छली जैसी होती है। ठीक है, इसमें एंजाइम्स होते हैं और जिनमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने का क्षमता रहती है कि ये लाइसोसोम में। ठीक है, ये कई सारे पदार्थ होते हैं, इसमें क्या होता है जीव द्रव को घुला देने नष्ट करने से क्षमता होती है। कोशिकाओं का उपापचयन में और व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं। मान लो कोशिका क्षति हो गया तो वो लाइसोसोम क्या होता है, कोशिका में लाइसोसोम फट जाते हैं एवं इसमें मौजूद एंजाइम अपनी कोशिकाओं को पाचित कर लेते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कोशिका की मृत्यु हो जाती है, इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं या सुसाइड बैग। क्यों कहते हैं सुसाइड बैग, इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये इस कोशिका के अंदर जो भी कोशिका मर जाते हैं तो उस कोशिका को क्या करते हैं, ये लाइसोसोम उसको पचा लेते हैं और उसमें फट जाते हैं और पचा लेते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको आत्महत्या के और सुसाइड हो जाता है, अपने वहाँ सुसाइड हो जाता है। इसके स्वरूप इसीलिए कहा जाता है ये लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली यानी सुसाइड बैग कहते हैं। आप याद रखिएगा किससे सुसाइड बैग कहते हैं, लाइसोसोम को। ठीक है, यानी आत्महत्या की थैली। इसका कार्य देखें, कोशिका में प्रवेश करने वाले बड़े कणों एवं वायु कणों का पदार्थों का पाचन करता है। मान लो कोई भी पदार्थ उसके अंदर आए तो उसको पाचित कर लेता है। कौन, ये लाइसोसोम। दूसरा पॉइंट है ये अंतकोशिकीय पदार्थ तथा अंग के टूटे फूटे भागों को पाचित कर साफ करता है। तीसरा है जीवाणु एवं वायरस की रक्षा करता है। ठीक है, चौथा है जिस कोशिका में रहता है उसी को आवश्यक अनुसार नष्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है
माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट एक उसका है माइटोकॉन्ड्रिया। ये बहुत ही इसके कार्य होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि है कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली बहुत महत्वपूर्ण संरचना है जो कोशिका द्रव्य में बिखरी होती है। ठीक है। प्रकाश इसमें प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में से सूक्ष्म छड़ों या धागेनुमा, दानेदार और गोल दिखाई देते हैं। पादप कोशिका में इसकी संख्या जंतु कोशिका से कम होती है। ठीक है। जंतु कोशिका में ज़्यादा होती है माइटोकॉन्ड्रिया। जंतु कोशिका में यह 10,000 या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है। जंतु कोशिका में कितना हो सकता है? 10,000 से भी ज़्यादा हो सकता है। इनकी विस्तृत संरचना का ज्ञान इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही जान सकते हैं हम लोग। ठीक है। तो प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया मतलब एक माइटोकॉन्ड्रिया एक बाहरी झिल्ली एक अंतर झिल्ली से चारों ओर से घिरी रहती है तथा इसके बीच एक तरल युक्त गुहा होती है जिसे माइटोकॉन्ड्रियल गुहा कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली के अनेक प्रवर्धक निकलकर माइटोकॉन्ड्रियल गुहा यानी मैट्रिक्स के लटके रहते हैं जिन्हें है ना क्रिस्टल्स कहते हैं, जिसमें कोशिकीय श्वसन के संबंध एंजाइम मौजूद होते हैं। इनमें डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होते हैं? डीएनए और राइबोसोम होते हैं। याद रखिएगा। इसमें अपना कुछ प्रोटीन में ये सक्षम होते हैं। प्रोटीन देखिए ये है दिखाई दे रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्य जालिकाएं और बाहरी जालिकाएं झिल्ली। ठीक है। मैट्रिक्स दिखाई दे रहे हैं और किस्टी भी दिखाई दे रहे हैं। कार्य क्या है? ये इनमें पहला कार्य है इनमें उपस्थित कोशिकाओं के एंजाइम में चलते भोजन का महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसका परिणाम स्वरूप जीवन के लिए ढेर सारी अति आवश्यक ऊर्जा मुक्त होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय ऊर्जागृह कहा जाता है। दूसरा है यह ऊर्जा एटीपी के रूप में जमा रहता है। कोशिका जैसे यौगिक निर्माण होता है एटीपी संचित ऊर्जा को इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है किस्टे के अंदर ही झिल्ली के सतह क्षेत्र बढ़ता है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे तब लबक और प्लास्टिड के बारे में बात करेंगे। आज इतना तक ही रखिए। ठीक है। यदि मेरे अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।